नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। देवरिया से है खबर, जहां पर सरयू नदी में 2 सगे भाइयों सहित 3 युवक डूबे हैं। उससे पहले महोबा की एक खबर बता रहे हैं आपको। महोबा सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। श्रीनगर थाना क्षेत्र के ननौरा गांव के पास की ये घटना है। महोबा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 5 की मौत हुई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक और कार में भीषण भिड़ंत हुई है। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अनुराग पचौरी इसी खबर पर है। अनुराग, जिस तरह से देखा जा रहा है ये भीषण हादसा हुआ है, 5 की मौत 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की स्थिति इस समय क्या है और ये घटना कैसे हुई, क्या कारण माना जा रहा है? ये हम आपको बता दें कि ये मामला श्रीनगर के दौर ननौरा गाँव का है। यहाँ श्रीनगर की ओर से एक इको कार आ रही थी और सामने से एक बाइक आ रही थी। दोनों देख तेज तर्रार से। बताया ये जा रहा है कि इको कार का टायर फटने के कारण वो जो है दूसरी दिशा में पहुंच गई थी। इस कारण एक्सीडेंट हुआ है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अनुराग। और ये खबर बता रहे हैं महोबा से, जहां पर ये भीषण भिड़ंत और तेज रफ्तार का कहर। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए हैं। देवरिया से है खबर, जहां पर सरयू नदी में 2 सगे भाइयों सहित 3 युवक डूब गए हैं। नदी में स्नान करने पहुंचे थे गोरखपुर निवासी तीनों युवक और इस देखा जाए कि हादसे का वो शिकार हो गए। नदी में स्नान करने पहुंचे थे। गोरखपुर के रहने वाले बताए जा रहे थे। नाना के जन्मदिन पर ननिहाल आए हुए थे युवक और हादसे का शिकार हो गए। गोताखोरों ने नदी से निकाले तीनों युवकों के शव और शव मिलते ही परिजनों में कोहराम देखा जा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर के बुरा हाल भी है। देवरिया से एक खबर, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहां बरहस थाना क्षेत्र के सरयू थाना घाट पर हादसा हुआ है। देवरिया से बता रहे हैं आपको खबर, गोताखोरों ने नदी से निकाले तीनों युवक के शव और ननिहाल पहुंचे थे नाना के जन्मदिन पर। और इस बीच ये बड़ा हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवरिया से आपको खबर बता रहे हैं। खबर देवरिया से।
तो सरयू नदी में 2 सगे भाइयों से 3 युवक डूब गए हैं और नदी में स्नान करने पहुंचे थे गोरखपुर के रहने वाले तीनों युवक। नाना के जन्मदिन पर ननिहाल आए थे और इस बीच देखा जा रहा है गोताखोरों ने नदी से तीनों युवकों के शव निकाले हैं और वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव मिलते ही कोहराम ही देखा जा रहा है, चूंकि देखा जा रहा है कि नदी में नहाते समय डूब गए और अब चूंकि राम आश्रय तिवारी इसी खबर पर है। राम आश्रय, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है सामने? जी आपको बता दें, तीनों युवक गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। ये तीनों युवक जो है बरहस ननिहाल में आए हुए थे, वो अपने नाना के जन्मदिन के अवसर पे। उसमें जो है सुबह जो है स्नान करने के लिए तीनों युवक नदी पे गए और वहाँ जो है नहाते समय वो गहरे पानी में चले गए, जिससे तीनों की डूबने से ही मौत हो गई। वहाँ पे मौजूद नाविकों ने युवकों को बचा लिया, वो निकाल लिया नदी से और पुलिस ने तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहस पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों से मृत घोषित कर दी थी। बहुत शुक्रिया राम आश्रय पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बरहस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर 3 युवक सरयू नदी में डूब गए और ये तीनों ही युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं। और वहीं प्रयागराज से आ रही है खबर, जहां पर अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर एफआईआर हुई है। अवैध प्लॉटिंग करने को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीपल गांव गौसपुर इलाके की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई चूंकि देखी जा रही है। प्रयागराज से आपको ये खबर बता रहे हैं, अतीक के साढ़ू और उसके भाई पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर एफआईआर हुई है। अवैध प्लॉटिंग को लेकर के ये कार्रवाई की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से ये बड़ी कार्रवाई, एफआईआर दर्ज की गई है अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर। पीपल गांव गौसपुर इलाके में अवैध प्लॉटिंग को लेकर ये बड़ा एक्शन पुलिस का देखा जा रहा है। मधुर हमारे साथ इसी खबर पर है, क्या कुछ जानकारी है मधुर? जिस तरह से देखा जा रहा अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर अब गाज गिरती नजर आ रही है, अवैध प्लॉटिंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो अतीक अहमद माफिया जो थे, उनका अभी तक जो है उनका खौफ जो है कहीं खत्म नहीं हुआ। जो उनके जितने भी दुर्गे हैं वो अभी भी अपने जो काले कारनामे उनसे वो बात नहीं आ रहे हैं और अभी भी प्लॉटिंग जो है अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। और जो आपके इंटीरियर क्षेत्र है प्रयागराज से, वहाँ पे ये इससे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि खासतौर पर पीपल गांव हो गया, गौसपुर हो गया, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो यहाँ प्रयागराज से थोड़ा दूर पड़ते हैं, वहाँ पे जाकर ये लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में चाहे वो लोकल प्रशासन हो और प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो, उसमें मिल करके 6 जगह इसको एफआईआर किया है। और उसमें जो है वो अतीक के करीबियों के ऊपर जो उनके रिश्तेदार हैं, जैसे कि उनके सालू हैं इरफान और उसके साथ साथ उनका भाई जीशान है, उन दोनों पर अभी जो एफआईआर की गई है और 6 अलग अलग एफआईआर उनके ऊपर की गई हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, कई उसके अलावा भी जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके अलावा भी कई सहयोगी ऐसे हैं जो अभी भी अपना एक तरीके से भू माफिया का साम्राज्य उन्होंने फैला रखा है पूरे शहर के अंदर। भले ही अतीक अहमद अब इस जगह में नहीं है और उसके बावजूद जो है जो इसका आतंक आज भी जो है कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके जो रिश्तेदार हैं और जो उसके जान पहचान वाले हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है देखा जाए तो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। और उस अवैध प्लॉटिंग को लेकर ही जो ये कार्रवाई की गई है, जिसमें खास तौर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने खास भूमिका निभाते हुए वहाँ पे 6 एफआईआर जो है इनके खिलाफ करवाई गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया मधुर पूरी जानकारी देने के लिए। प्रयागराज से खबर, अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर गाज गिरी है, एफआईआर की गई है और इसी के साथ ही अवैध प्लॉटिंग का पूरा मामला बताया जा रहा है।
चंडीगढ़ से खबर, जहां पर रविवार को हरियाणा में मिले 10 कोविड संक्रमित और इसी के साथ ही 472 लोगों की जांच में 10 मरीज पॉजिटिव पाए गए। गुरुग्राम में 9 और रोहतक में मिला एक संक्रमित मरीज और 9 नए मरीजों सहित कुल सक्रिय मामलों की जो की संख्या 91 पहुंच गई है। वर्तमान में एकमात्र मरीज यमुनानगर के अस्पताल में भर्ती है और अब तक के 332 में 241 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो गुरुग्राम में 35 और फरीदाबाद में 23 सक्रिय केस पाए गए हैं। तो कोरोना को लेकर के ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। रविवार को हरियाणा में मिले हैं 10 कोविड संक्रमित और कुल देखा जा रहा है वर्तमान में 91 संख्या हो चुकी है। गुरुग्राम में 9 और रोहतक में मिला एक संक्रमित मरीज, वही 9 नए मरीजों सहित कुल सक्रिय मामलों की जो की संख्या 91 बताई जा रही है और इसी के साथ ही 9 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई। इसके साथ ही जो सक्रिय एक्टिव केस जो की हैं वो 91 हैं। और नोएडा में भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में किसानों ने समाज में फैल रही अश्लीलता के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सेक्टर 19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए किसानों ने सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो और तस्वीरें अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। किसान नेता राजेंद्र यादव ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रही अश्लीलता बच्चों और युवाओं पर बुरा असर डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो शूट कर अश्लीलता को परोसा जा रहा है, जिससे समाज में नैतिक पतन की स्थिति बन रही है। अश्लीलता हो रही है, कभी कहीं पर हो रही है, तुरंत आदमी उसको अपलोड कर देता है और बच्चों को भी आजकल वे प्लेटफॉर्म शुरू हुए थे तो इनके ऊपर एक निगरानी रखी जाती थी कि कहीं कोई व्यक्ति जो है किसी तरीके का अश्लील शब्द, अश्लील भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहा है, अश्लील वीडियो तो अपलोड नहीं कर रहा है, लेकिन वो सारे मानक जो हैं कहीं ना कहीं धरे रह गए हैं। आज आदमी अपने निस्वार्थ के लिए लगातार उल्टी सीधी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और अश्लीलता लगातार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही है। भारत जो है सभ्यता और संस्कृति का देश है, ये वही क्या कहते हैं देश है जहाँ की मिसालें दी जाती हैं कि सभ्यता हो तो भारत जैसी होनी चाहिए, संस्कृति हो तो भारत जैसी देश जैसी होनी चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति निस्वार्थ के लिए, अपने लाइक बढ़वाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए या सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के लालच में तरह तरह के अश्लील वीडियो जो है लगातार अपलोड करता है। भारतीय किसान संगठन मांग करता है कि इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, सोशल मीडिया साइट चल रही हैं, उन पर निगरानी रखी जाए, भारत सरकार उन पर निगरानी रखे और जो लोग इस तरीके के वीडियो या पोस्ट अपलोड कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लाख बड़ी बड़ी बातें की जाती हों, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी के खलंगा क्षेत्र में संरक्षित वन भूमि पर खुलेआम कब्जाधारी का सिलसिला जारी है। पर जो कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जमीनी लोगों का कहना है कि करीब 40 बीघा वन भूमि पर भूमाफियाओं की काफी पहले से नजर थी और अब इस जमीन पर गेट और तार की बाड़ लगाकर कब्जा जमाया जा रहा है। राजधानी में उच्च अधिकारियों की नाक के नीचे हो रही इस मनमानी पर किसी की नजर न पड़ना लोगों के गले नहीं उतर रहा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार और शासन की ओर से वन भूमि पर कब्जादारी जो रोकने को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। लोगों के तमाम सवालों को परखने के लिए संवाददाता यशदीप आर्य ने मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत का जायजा भी लिया। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस पर नजर नहीं रखेगी कि कैसे ऐसा कितना बड़ा यहाँ पर जंगल काटे के आप सोए रहे और आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है।
तो ये अधिकारी मिले हुए, इनके साठगांठ से सब कुछ हो रहा है। इसमें जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए ताकि ये अधिकारी भी, इनको भी कठोरतम कार्रवाई हो और जो भी इसमें जिसकी भूमिका है उसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों का जो रोष है वो देखने मिल रहा है, क्योंकि लगातार जहाँ कंक्रीट का जंगल एक तरीके से बना दिया, जहाँ राजपुर रोड पे लगातार कटाई हो रही है, जहाँ पे सहसारा रोड के जंगल पूरे खाली कर दिए हैं, और उसी के तहत अब यहाँ पर खलंगा में भी जो पेड़ों को काटने की बात की जा रही है। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ हैं, तो उनसे भी आइए जानते हैं, और बहुत सी महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम एक सवाल, मैम किस तरह देखते हैं, जैसे लगातार हमें देखने मिल रहा है कि पूरे कंक्रीट का जंगल बना दिया है, राजपुर रोड हो, सहसारा रोड हो, सब पेड़ काट दिए, यहाँ की भी तैयारी हो रही है। हम लोग को तो बहुत खराब लग रहा है और इसीलिए हम लोग, जैसे हमको पता चला, हम लोग यहाँ आए हैं इसका विरोध करने के लिए। साल के जंगल वैसे ही संरक्षित श्रेणी में आते हैं, इस तरह से देहरादून की शान, ये साल के जंगल इस तरह से खत्म हो जाएंगे तो भविष्य में आने वाले देहरादून वासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना होने वाला है। मैं सभी देहरादून वासियों से निवेदन करती हूं कि वे अपने घरों के आसपास जो भी साल के जंगल है उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कीजिए। अधिकारियों ने और कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर के जंगल पूरे तहस नहस कर रहे हैं देहरादून को, उसको बचाने के लिए आगे आइए। आप देख रहे हैं लगातार अधिकारियों पर भी और भूमाफियाओं पर लगातार आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग भी ये कह रहे हैं कि बिना किसी बड़े अधिकारी, फॉरेस्ट के व यहाँ के स्थानीय विधायक की मर्जी के बिना इस तरीके का कार्य नहीं हो सकता। और लगातार यहाँ पर जैसे स्थानीय लोगों को पता चला, सभी लोग यहाँ पर लगातार आए और अपनी पूरी जो यहाँ पर आवाज उठा सकते थे वो उठाई। और कल तक हमें जो देखने मिला, जो यहाँ पर तार बार हो चुकी थी, गेट लग चुका था, उसके बावजूद यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कह रहा था कि ये निजी जमीन है। लेकिन इसके बाद जब जैसे ही ये खबर प्रसारित हुई एक पेज पर और उसके बाद से ये खबर ने आग पकड़ी, तब से कल रात खुद आकर ये जो पूरी तारबाड़ है ये खत्म कर दी गई है। और यहाँ पर इस समय मौके पर अधिकारी हैं, देखने वाले कि किस तरीके से देखा जाएगा और आगे क्या होता है। हम भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मैं यसी बार रहे अपने कैमरा सहयोगी शुभम चौहान के साथ, के न्यूज इंडिया। और सीधा चलते राजधानी लखनऊ, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तब भी नहीं दे पाएंगे। विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के, और सरकार अभी भी छिपा रही होगी। अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नकदी वापस किसको मिल गई? जो लोग ऐसे पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं, वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं। इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर। इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई यह है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। मैं सभी अल्पसंख्यक सभा के सदस्यों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनके साथ है संगठन के लोगों का और उनके साथ जितने भी संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। कि सरकार ने वक्फ कानून को लाया, लेकिन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में अभी तक चुनाव नहीं हो सके जिसमें 2 MLA और 2 MP जाते हैं। 2022 से अब तक चुनाव नहीं हुए, पिछले 2 महीने से CO चार्ज नहीं हुए। प्रदेश भर के लोगों को करेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहती है। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है, मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। यानी क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला न लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।